हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रिजल्ट विद गौतम सर पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करूंगा कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे और बेहतरीन कर रहे होंगे। तो आज की जो क्लास है आपकी उत्तर प्रदेश स्पेशल में, मैंने आपको उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में एक टॉपिक करवाया था। बड़ा टॉपिक था, उसमें काफ़ी सारे क्लासेस थे, उनको मैंने करवा दिया था। आपको फुल एंड फाइनल हो गया है। और वो टॉपिक समाप्त होने के बाद में हमने आपका स्टार्ट किया था उत्तर प्रदेश का इतिहास। तो उत्तर प्रदेश के इतिहास के विषय में मैंने आपको काफ़ी कुछ जानकारियाँ दे दी हैं। और उसके बाद में मैंने आपसे बात करी थी उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास पर, और उसके अंतर्गत हमने आपसे बात करी थी उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास में जो आपका काल है, काल विभाजन के आधार पर इतिहास को पढ़ने की हमने कोशिश करी थी। और उसमें तीन चीज़ों को मैंने बताया था आपको। और सबसे पहला जो था आपका प्रागैतिहास, तो उसको कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, जहाँ पर आपके जो साक्ष्य मिले हैं, वहाँ पर ना तो कोई लिपि मिली है, ना तो पढ़ा गया है कोई साक्ष्य, ना तो लिखा गया है। तो हम वहाँ पर साक्ष्य कैसे चीज़ों को जुटाते हैं, उनके जो प्राथमिक मानव था उसके बारे में कैसे कुछ जानकारी लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल के मानवों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, उनकी जो वस्तुएं हैं उनसे जानकारी लेते हैं, सिक्के उनसे लेते हैं, और या तो उनका जो उपयोग या उनके आवास या उनके गुफाओं और जहाँ पर वो लोग रहते थे, जिन औजारों का वो प्रयोग करते थे, इन सब से हम उनकी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो प्रागैतिहास के बारे में मैंने आपको बता दिया है, प्रागैतिहासिक काल को। और उसके बाद में पाषाण काल आया था। पाषाण काल के बाद में मैंने आपको बता दिया पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, और लास्टली मैंने आपको बता दिया था। देखो, पाषाण काल को भी तीन प्रकार से मैंने बताया था आपको, पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ये सारा मैंने आपको पहले से आपको नोट करवा दिया है, और ये चीज़ें आपको पहले से अपने जहन में बैठा लेनी है, और उसके बाद में आप क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज की जो क्लास है आपकी, वो डिपेंड है किस पर। मैंने आपको बताया था प्रागैतिहासिक काल के बारे में, और दूसरा बताया था आपको आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में। आद्य ऐतिहासिक के बारे में बताया था, और तीसरा मैंने बताया था ऐतिहासिक काल के बारे में, जो आपका इतिहास से जुड़ा हुआ है। तो मैंने आपसे बात करी थी आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में, और हमने पहले से बात करके आपको बता दिया है कि जो प्रागैतिहास है, प्राग ऐतिहास जो जहाँ पर हमें जानकारियाँ बहुत ही कम मात्रा में मिलती हैं, हम उन साक्ष्यों के आधार पर इतिहास को जुटाते हैं, जिन साक्ष्यों के आधार पर उनकी वस्तुओं, उनके आवास, रहन सहन, संस्कृति, इन सब के आधार पर हम बात करते हैं। तब हम कहते हैं कि ये जो हमारी सभ्यता है वो प्रागैतिहास के बारे में हमें जानकारी देती है। तो मैं बात कर रहा हूँ आपकी कि जो आज की जो टॉपिक है वो है आपका आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में हम आज जानेंगे। आद्य ऐतिहासिक काल था क्या, टाइमिंग क्या थी, उससे संबंधित जो हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में साक्ष्य क्या कुछ हमारे मिले हैं, और उन साक्ष्यों पर हम बात करेंगे और उसके स्थलों पर बात करते हैं। तो हम बात करते हैं राज्य में उत्तर प्रदेश विशेष की जो आपकी क्लास है, तो हम बात करते हैं उस पर आद्य ऐतिहासिक काल। आज हम बात करने वाले हैं आद्य ऐतिहासिक काल पर, आद्य ऐतिहासिक काल पर। ठीक, तो हम बात कर रहे थे आपकी ऐतिहासिक काल की, और आद्य ऐतिहासिक काल हमारा आज टॉपिक स्टार्ट हो गया है। तो मैंने आपको बताया था कि प्राचीन प्रागैतिहासिक काल तो आपको मैंने जानकारी दे दी थी, लेकिन आद्य इतिहास के बारे में मैंने आपको कम से कम चीज़ें बताई थी, और वहाँ पर जो चीज़ें बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं थी। बात ये थी कि जो हम बात कर रहे थे आपके आद्य ऐतिहासिक काल की, तो यहाँ पर धातु का उपयोग सबसे पहले स्टार्ट हुआ, और यहीं से वो चीज़ें स्टार्ट हुई जहाँ से मनुष्य ने खेती करना स्टार्ट किया, और लोहे का उपयोग किया, धातु का उपयोग किया, तांबे का उपयोग किया, और अन्य जो वस्तुएं थी कांसे का उपयोग किया। इन कांसे, लोहे और तांबे से उसने कई सारे औजारों का निर्माण किया, और उन औजारों से वर्तमान तक मनुष्य जो पहुंच चुका है वो पहुंचा। धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ी और समाज में काफ़ी सारे बदलाव आए। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि आद्य ऐतिहासिक काल जो हमारा टाइम पीरियड है वो लगभग कैसा रहा है,
और हम बात करते हैं कि यहाँ पर हमारा जो लोहे का उपयोग हुआ, धातु का उपयोग हुआ, तो कौन कौन सी धातुएं यहाँ पर उपयोग हुई। सबसे पहले नंबर पर आप नोट करेंगे यहाँ पर कि इस काल में, मतलब आद्य ऐतिहासिक काल में, इस काल में सर्वप्रथम धातु का उपयोग हुआ। सर्वप्रथम धातु का उपयोग हुआ। क्यों सर्वप्रथम धातु का उपयोग हुआ? धातु का उपयोग किया गया यहाँ पर, और वो धातु कौन सी थी उसको मैं आपको बता रहा हूँ। धातु का उपयोग हुआ। एक तो धातु का उपयोग हुआ इस काल में। सबसे पहले वो धातु कौन सी थी जिसका उपयोग मनुष्य ने सबसे पहली बार किया था? तो सर्वप्रथम यहाँ पर आपकी जो धातु है, सर्वप्रथम उपयोग की जाने वाली धातु सबसे पहले जो उपयोग की गई ना, तो तांबा था। यहाँ पर आपका तांबा, बात करता हूँ मैं तांबे की, तो तांबा यहाँ पर आपकी सबसे पहले धातु उपयोग की गई थी। और उसके बाद में क्या आया? देखिए बात ये थी, तांबा जो था ना, डायरेक्ट कहीं ना कहीं चीजें तांबा डायरेक्ट मिल गया था मानव को, तो उसका क्या उपयोग कर लिया था मानव ने। फिर क्या किया यहाँ पर मनुष्य ने? तत्पश्चात फिर कांसे का उपयोग किया, और कांसे के उपयोग के बाद, कांसे का उपयोग किया सबसे पहले। आपने सुना होगा ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता थी। ताम्रकालीन सभ्यता थी, तो उसको हम क्या कहते हैं? तांबे के आधार पर वहां पर तांबे का सबसे ज्यादा सर्वाधिक मात्रा में उपयोग किया गया, इसीलिए उसको ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता नाम दे दिया गया। और उसके बाद में कांसे का उपयोग किया गया। कांसे का उपयोग कैसे किया गया? तांबा अब उनके पास तो था ही, उसमें टिन जो मिला दिया गया, और टिन मिलाने के बाद में आपका बन गया कांसा, और उसका उपयोग मनुष्य ने करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद में बहुत दिनों के बाद में तथा फिर बाद में क्या हुआ? फिर बाद में क्या उपयोग किया गया? बाद में लोहे का उपयोग किया गया। किसका? लोहे का उपयोग किया गया। लास्टली उपयोग हो रहा है यहाँ पर लोहे का सबसे अंत में। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग क्रमानुसार मनुष्य ने किया है, तो सबसे पहले तांबे का उपयोग, फिर उसके बाद में कांसे का उपयोग, फिर आप लाएंगे किसको? लोहे को। तो तांबा, कांसा और लोहा, इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है। जहां जहां क्वेश्चन की संभावना है मैं आपको बताता चलता हूँ। ठीक है, तो लोहे का उपयोग किया किसने? मनुष्य ने सबसे पहले किसका उपयोग किया? तांबे का, फिर कांसे का, और फिर आपका लोहा बन गया। फिर क्या हुआ? बात ये थी कि जब व्यक्ति ने, मतलब मनुष्य ने सबसे पहले उपयोग किया तांबे का, तो जब व्यक्ति तांबे का उपयोग कर रहा था तो उस संस्कृति को हमने नाम दे दिया ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता या संस्कृति। जब मनुष्य या मानव तांबे का भरपूर उपयोग कर रहा था। किसका? तांबे का उपयोग कर रहा था। तांबे का उपयोग कर रहा था, तो हम उस सभ्यता को नाम देते हैं, भरपूर उपयोग कर रहा था या अपने चरम पर था, तो उस समय उसको हम क्या नाम दे दिया? उसे ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता नाम दे दिया गया। हमने हमारे लोगों के ही द्वारा ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता नाम दे दिया गया उसको। ठीक है, हमने उसे नाम क्या दे दिया यहाँ पर? ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता। ठीक, तो हमने यहाँ पर नाम दिया इसको ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता, क्योंकि तांबे का मतलब ठीक ठाक उपयोग हो रहा था। ठीक, तो इसको नाम दे दिया गया आपका ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता। मानव ने, मतलब इसका जो समय है ना ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता का, वो टाइम जो डिपेंड किया गया है, मतलब जो निर्धारित किया गया है,
इसका समय क्या है, इसका समय निर्धारित किया गया, लगभग में समय है ये 3000 से लेकर के 500 BC ईसा पूर्व है। ये आपका जो आपका दिख रहा है ये ईसा पूर्व है, ठीक है। तो ये ईसा पूर्व है, ये समय है आपका 3000 से लेकर के 500 ईसा पूर्व का जो टाइम है, ये ताम्र पाषाण कालीन जो सभ्यता है आपकी, उसका बताया जाता है। इस सभ्यता का जो सबसे बड़ा था ना, इस सभ्यता का सबसे बड़ा भाग, यहाँ पर आपको नोट कर दूं तो दिखाई देगा ना, इस सभ्यता का सबसे बड़ा भाग, इस सभ्यता का सबसे बड़ा भाग क्या था, सबसे बड़ा भाग दिख रहा है ना आपको, हाँ दिख रहा है। इस सभ्यता का सबसे बड़ा भाग था आपका क्या, हड़प्पा कालीन सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति क्या थी, इस सभ्यता का सबसे बड़ा भाग था हड़प्पा संस्कृति। क्योंकि हड़प्पा संस्कृति जो थी ना, इसका जो टाइम है, इसी के अंतर्गत इसका टाइम जोन आ जाता है। मैंने आपको बताया था कि इसका मुख्य जो समय है वो कब है, हड़प्पा का जो मुख्य टाइम था वो मैंने आपको बताया था, ठीक है। और मैं बात कर रहा हूँ कि इस काल में, देखो बात कर ली मैंने, सबसे पहले धातु का उपयोग किया गया। आद्य इतिहास में चीजें क्या हुई, देखिए यहाँ का जो इतिहास है ना, यहाँ का लिखा तो गया लेकिन पढ़ नहीं पाए। आद्य इतिहास को मैंने आपको पिछले मतलब जो क्लास है उसमें ही आपको बता दिया कि यहाँ जो इतिहास था ना, यहाँ का इतिहास लिपि लिखी तो गई लेकिन पढ़ी नहीं जा सकी। उसका कारण है कि उस लिपि को पढ़ने के लिए बहुत सारी मतलब चीज़ों की, ऐसा ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो वो लिपि का विकास जैसे हुआ था वैसे बताया गया होता, उस हिसाब से तो हो सकता है पढ़ी जा सकती थी, लेकिन मतलब पढ़ी नहीं जा सकती। मैं बात कर रहा था इसके समय काल के बारे में। तो इसका समय मैंने बता दिया आपको, टाइमिंग की मतलब टाइमिंग कितनी थी, 3000 से लेकर के 500 ईसा पूर्व का टाइम था जो ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता चल रही थी अपने मतलब उच्च दौर पर, ठीक, सर्वोत्तम दौरों पर। तो मैं बात कर रहा था आपकी जो ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता थी। और मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश राज्य है आपका, उत्तर प्रदेश राज्य में यहाँ पर कौन से जो स्थल हैं, वो कौन कौन से स्थल आद्य ऐतिहासिक काल से संबंध रखते हैं, वो कौन कौन से स्थल हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश की मैं जब बात करता हूँ। तो आपके उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में प्रमुख आद्य ऐतिहासिक स्थल, जो प्रमुख आद्य ऐतिहासिक जिले कह लीजिए, प्रमुख आद्य ऐतिहासिक मतलब जो जिले हैं आपके, तो वो कौन कौन से जिले हैं, वो जिले हैं आपके दो मुख्य रूप से, मेरठ और सहारनपुर में यहाँ के जो मतलब अवशेष मिले हैं इस टाइप के, मेरठ और दूसरा है आपका सहारनपुर। तो ये जो दो जिले हैं, इन दो जिलों में मुख्य रूप से यहाँ के आद्य काल के अवशेष जो हैं आपके आद्य ऐतिहासिक काल के मिले हुए हैं। देखिए आद्य ऐतिहासिक काल में हुआ क्या, आद्य ऐतिहासिक काल में इसी टाइम पे व्यक्ति ने क्या किया, मतलब जो कांसा था ना, कांसा निर्माण की विधि की खोज इसी में कर दी। कैसे, व्यक्ति ने क्या किया कि जो तांबा था ना, तांबे के साथ मिला दिया था किसको, टिन को, तांबा प्लस टिन मिला दिया था और बना दिया था यहाँ पर कांसे को। तो कांसे को भी यहाँ पर बना करके, तो कांसे को जब बना दिया तो कांसा बनाने की विधि यहीं पर विकसित हुई थी। तो आपकी जो कांसा बनाने की विधि थी इसी काल में विकसित हुई थी, आद्य ऐतिहासिक काल में। तो कांसा बनाने की विधि इसी काल में विकसित होती है, ठीक है, इसी काल में विकसित हुई।
देखिए बात यह है कि अगर कांसा बनाने की विधि इसी काल में विकसित होती है तो हम देखते हैं कि जो कांसा है तो वो कांसा हमारे उपयोग जीवन में मतलब मनुष्य के उपयोग में क्या कुछ क्रांति लाया था क्या? लेकिन जब इस विधि का विकास हुआ तो इस विधि के द्वारा एक अन्य जो ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता जो चल रही थी उसके बाद में एक अन्य चीज और उसको हम सभ्यता को जो दूसरी उसके बाद में जो विकसित हुई सभ्यता इसके बाद में मतलब ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता सभ्यता के बाद जो विकसित हुई ना तो वो आपकी जो सभ्यता दूसरी सभ्यता विकसित हुई क्योंकि यहाँ पर उसने मनुष्य ने क्या किया कांसे का निर्माण करना और उसकी विधि का सीख लिया था और उसके बाद की जो संस्कृति है ना उसको हमने नाम दे दिया था अलग और उसको हमने नाम दिया दिमाग का तो नहीं चलेगा अभी ताम्र कांस्य। देखिए क्या नाम दिया हमने ताम्र कांस्य युगीन संस्कृति क्योंकि बात ये थी ये इसका युग आ गया था अब युगीन संस्कृति नाम दे दिया था हमने नाम दिया। सभ्यता के बाद ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता के बाद ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता स्थापित हुई संस्कृति स्थापित हुई। देखिए बात यह है जब ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता चल रही थी तो उसके बाद में उसी के टाइम जोन में एक कांसे का निर्माण हो गया ना कांसा बनाने की विधि का निर्माण हो गया और कांसा का भी निर्माण हो गया तो हमने बाद में उसको नाम क्या दे दिया ताम्र कांस्य युगीन संस्कृति। ठीक है और फिर लास्टली हम इसको नाम दे देते हैं अंत में कांस्य युगीन संस्कृति क्योंकि कांसे का उपयोग अति जब हो गया तो इसको हम नाम देते हैं कांस्य युगीन संस्कृति। क्या कांस्य युगीन संस्कृति मैंने नाम इनको दे दिया। यहां तक बन जाती है आपकी सबसे पहले ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति उसके बाद में ताम्र कांस्य संस्कृति और उसके बाद में अंत में स्थापित होती है आपकी कांसे का उपयोग जब बेहतर मात्रा में सर्वाधिक मात्रा में तांबे की जगह पर भी निर्माण होने लगा कि इसका कांसे का उपयोग किया जाने लगा तो हमने इसको नाम दे दिया आपका कांस्य युगीन सभ्यता कांस्य युगीन संस्कृति। ठीक है तो मैं बात कर रहा था अभी जो आपका जो एक जो क्षेत्र है ना एक ऐसा क्षेत्र जहां पर मतलब एक ऐसा क्षेत्र था हड़प्पा संस्कृति या ताम्र पाषाण कालीन जो सभ्यता थी वो ऐसी सभ्यता और संस्कृति थी। हड़प्पा कालीन जो संस्कृति थी वो ऐसी सभ्यता और संस्कृति थी जो प्रथम दक्षिण एशिया में प्रथम जो नगरीय संस्कृति होती थी। तो कारण इसका ये है कि ताम्र पाषाण लिखिए हड़प्पा लिखिए या ताम्र पाषाण कालीन लिखिए टाइम दोनों का लगभग सेम ही है। हड़प्पा कालीन संस्कृति कालीन सभ्यता या संस्कृति सभ्यता हड़प्पा कालीन सभ्यता सर्वप्रथम एशिया की प्रथम नगरीय सभ्यता थी नगरीय संस्कृति थी और सभ्यता थी। ठीक है तो आप इस चीज को नोट करते रहेंगे और इसका नोट्स बनाना अति 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 आवश्यक है। ठीक है मैंने बात कर ली आपकी संस्कृति की। ठीक है मैंने बात कर ली आपकी हड़प्पा कालीन संस्कृति की। तो प्रथम नगरीय संस्कृति थी मैंने आपको बताया और कुछ चीजें इसमें ऐसे रहती हैं कि जो आपका यूपी है यूपी मैंने बात कर ली मेरठ और सहारनपुर दो जिले आपके यहाँ पर मतलब
मतलब आदि ऐतिहासिक काल के जो हैं। मुख्य रूप से अन्य स्थलों की मैं आगे बात करूंगा। एक बात इसमें और रहती है कि हम जब बात करते हैं कि आदि ऐतिहासिक काल में, आदि इतिहास पुराना इतिहास है, हम लोग उसको जानते भी नहीं है, क्योंकि वो अगर सभ्यता उसकी पढ़ ली गई होती तो हमें पता चल जाती चीजें। तो हमें क्या होता है कि जो साक्ष्य इकट्ठा करने पड़ते हैं ना, तो वो साक्ष्य हमारे कहीं ना कहीं कैसे आते हैं, हमारे साक्ष्य जो कहीं ना कहीं उनकी वस्तुओं, आवास और अन्य चीजों से आते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर कि आपकी जो रेडियो कार्बन विधि का नाम आपने सुना होगा, कार्बन डेटिंग विधि, रेडियो कार्बन विधि। तो रेडियो कार्बन विधि से जो ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता है ना, ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता, पाषाण कालीन जो सभ्यता है ना, सभ्यता का समय लगभग कितना था, आप मोटा मोटा देखेंगे इसमें आपको मिल जाता है, आपको लगभग 3500 से 1300 ईसा पूर्व के आसपास का जो टाइम है, कब लगभग 3500 से लेकर के आप देखेंगे कि 1300 ईसा पूर्व के बीच का जो समय है, ये ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति के उच्च कालों में से आता है। लेकिन यहाँ पर जो इसका परिपक्व समय है ना, इसी रेडियो कार्बन विधि से इसका जो परिपक्व समय है, मुख्य जो मतलब जहाँ पर कहते हैं ना इसकी सर्वोच्चता रही थी, तो इसका परिपक्व समय है आपका ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता का परिपक्व समय, कि अपने सर्वोच्च स्तर पर थी। ठीक है, तो इसका परिपक्व समय कब है, लगभग है आपका, यहाँ पर मैं बात कर रहा था कि 2900 से लेकर 1700 BC के आसपास। कितना है, 2900 से लेकर 2900 तो आप सभ्यता मतलब स्टार्ट होती है, जो आपकी मैंने बताया था उसको हड़प्पा सभ्यता की स्टार्टिंग होती है। लेकिन ये है आपका 2600 से लेकर के 1700, इसको सही कर लीजिए आप, बाय मिस्टेक 2900 मत लिखिएगा क्योंकि 2600 है ये। ठीक है, तो जब मैं बात करता हूँ आपकी 2600 से लेकर के क्या था, 2600 से लेकर के 1700 BC के आसपास जो इसका टाइम जोन था वो लगभग निर्धारित था। तो मैंने आपको बताया कि 2600 से लेकर 1700 के आसपास। और मैं बात करता हूँ आपके हड़प्पा सभ्यता की, तो हड़प्पा सभ्यता में आप तक बहुत सारे स्थलों की खोज आपकी हो चुकी है। तो कितने, लगभग यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में लगभग अब तक लगभग कितने 1400 स्थलों की खोज हो चुकी है। कितने, लगभग 1400 स्थल खोजे जा चुके हैं। क्या, 1400 स्थलों की लगभग खोज यहाँ पर हो चुकी है। और मैं बात करता हूँ आपसे, इसकी जो खोज का श्रेय है, किसकी खोज, हड़प्पा सभ्यता संस्कृति की खोज का श्रेय किसको जाता है, सॉरी हड़प्पा सभ्यता नहीं, जो आपकी ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता है ना, उसकी खोज का श्रेय। तो ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता जो हमारी चल रही है, उसकी खोज का श्रेय किसको जाता है भाई साहब, ये है एक आपके इतिहासकार, इनका नाम है यज्ञदत्त शर्मा, और इन्होंने वर्ष 1958 के आसपास इस ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की। देखिए, हड़प्पा सभ्यता ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता का ही एक भाग के रूप में देख सकते हैं आप।
उसी के टाइम जोन के समय पर आने वाली, जैसे दो टाइम जोन ले लीजिए, एक वर्तमान में एक व्यक्ति चल रहा है, दूसरा व्यक्ति भी चल रहा है, तो ऐसे ही एक सभ्यता चल रही थी और उसी में उसी का एक छोटा सा रूप है क्या, हड़प्पा सभ्यता। लेकिन हड़प्पा सभ्यता ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता का सबसे बड़ा, मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है, सबसे बड़ा भाग है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा था आपकी जो टाइम जोन है, लगभग 1400 बस्तियां यहाँ पर खोजी जा चुकी हैं हड़प्पा सभ्यता में। और जो हड़प्पा सभ्यता है ना, हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी भाग क्या था, हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी भाग क्या था, कश्मीर में मांडा था। और जो आपका सबसे पूर्वी भाग था वो उत्तर प्रदेश में था, उसका नाम है हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी जो स्थल है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल। तो सबसे पूर्वी स्थल आप लोग यहाँ पर नोट करेंगे, कौन सा था, पूर्वी स्थल का आपका नाम है, उसका मैंने आपको कल ही जिक्र किया था, आलमगीरपुर। तो आलमगीरपुर ये है आपकी हिंडन नदी के तट पर, और हिंडन नदी के तट पर है। और मैंने आपको बताया कि ये जो हिंडन नदी है ये आपकी कहां से होकर के, मेरठ से होकर के प्रवाहित होती है, और ये आलमगीरपुर भी आपको मेरठ में ही देखने को मिलेगा, ठीक। तो मैंने बात कर ली आपकी हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पेपर में। और मैं बात कर लिया आपसे रेडियो कार्बन विधि से ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता का जो टाइम जोन है वो 3500 से लेकर के कितना है, 3000 सॉरी कितना बताया, 3500 से लेकर के लगभग 1300 के आसपास। लेकिन परिपक्व समय कितना है इसका, 2600 से लेकर के 1700 बीसी के आसपास। हड़प्पा सभ्यता में अब तक लगभग कितने स्तरों की खोज हो चुकी है, 1400 स्तरों की खोज हो चुकी है। इसकी खोज करने का श्रेय किसको जाता है, जो इतिहासकार यज्ञदत्त शर्मा, उन्होंने 1958 में इसकी खोज करी। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर कहाँ पर अवस्थित है, मेरठ में हिंडन नदी के तट पर। आपने रिवीजन भी कर लिया, आपने क्लास भी कर ली। देखिए ऐसे बिताते हुए मैं रिवीजन कराते हुए इस क्लास को इसलिए करता हूँ ताकि आपको एक बार में अगर समझ में ना आए दोबारा आपको याद भी हो जाए। तो चीजें जैसे बिताता चलता हूँ आपको याद भी होती चलती होंगी, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए जो आपकी जो हड़प्पा कालीन जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है ना, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति, इसका जो नाम है ना, इसका एक अन्य नाम भी है, इसका अन्य नाम, इसका अन्य नाम एक और लिखा गया है, क्योंकि जो इतिहासकार हैं होते हैं ना, तो वो उनको मतलब कई सारे स्थानों को नाम तो देते रहते हैं। देखिए इसका एक अन्य नाम है परसाराम का खेरा, परसाराम का खेरा। बस हड़प्पा सभ्यता का इतना आपको नाम याद रख लेना कि इसका एक अन्य नाम क्या है, परसाराम खेरा। इससे कोई आपको विशेष मतलब नहीं कि परसाराम खेरा क्यों रखा गया, किसने रखा है, इससे आपको कोई विशेष मतलब यहाँ पर यूपी स्पेशल में नहीं है। मैंने बात करी थी आपकी आलमगीरपुर की, आलमगीरपुर मेरठ हिंडन नदी के तट पर, आपको याद करवा दूंगा चीजें। और देखिए मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ आलमगीरपुर की, आलमगीरपुर, अच्छी राइटिंग लिखी, आलमगीरपुर, ठीक, बात कर रहा हूँ आलमगीरपुर की। तो आलमगीरपुर में आपकी क्या प्राप्त हुई है, मनके, मनके का साक्ष्य यहाँ पर मिलेगा। और यहाँ पर आपको किस किस का साक्ष्य मिलेगा, सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर मिले हैं आपको मनके का साक्ष्य। यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ साक्ष्यों की, आलमगीरपुर में प्राप्त हुए साक्ष्य, ठीक। तो साक्ष्य आप लिखेंगे कौन कौन से प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपको प्राप्त हुए हैं मनके, जिसमें
ब्रह्मांड। ठीक, दूसरी बात, यहाँ पर रोटी बनाने की चौकी आपको प्राप्त हुई है। अगर आपके घर में नहीं है तो उसको आप नहीं देख पाएंगे। रोटी बनाने की चौकी सुना होगा ना, बनाने की चौकी सभी के घर में होती है, उसी पर रोटी बनाई जाती है, जिसके ऊपर बेलन से लेकर के रोटी बेलते हो, वही वाली। ठीक, तो रोटी बनाने की यहाँ पर कहाँ पर मिल गई आपको चौकी? आलमगीरपुर से हम लाए हैं रोटी बनाने वाली चौकी। यहाँ पर मिले हैं आपके जो दाल कटोरी होती है, मतलब दाल कटोरी घर वाली नहीं, उस कटोरी के कुछ टुकड़े यहाँ पर मिले हुए हैं। क्या टुकड़े मिले हैं? कटोरी के टुकड़े यहाँ पर आपको प्राप्त हुए हैं। कटोरी के कुछ टुकड़े, ये चीजें आपको मिली हैं। देखिए, मैंने आपको बात करी मन के, ठीक, मन के रोटी बनाने की चौकी की बात कर रहा हूँ, रोटी बनाने वाली जिस पर बेलन से आप रोटी बनाते हैं। और बात कर रहा हूँ कि कटोरी के कुछ टुकड़े मिले हैं जो कि मतलब टूटे हुई अवस्था में हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके मनके हैं, इन मनकों के ऊपर, मनकों पर या मिट्टी के बर्तनों पर यहाँ पर क्या है? मनकों पर मोर और गिलहरी के, मोर और गिलहरी के क्या हैं? चित्र बने हुए हैं। गिलहरी के चित्र बने हुए हैं मनकों पर। मोर और गिलहरी के चित्र बने हुए हैं। उसका कारण यह है कि जो हमारी सभ्यता है ना, उसमें लोगों को चित्रकारी भी करने में तो मजा आता होगा ना, लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करते ही होंगे ना। लेकिन एक बात और मैं आपको बताऊं, यहाँ के लोग लेखन कला से क्या थे? परिचित थे। यहाँ के लोग लेखन कला से परिचित तो थे ही, इसीलिए उन्होंने लिखा था ना। यहाँ के लोग लेखन कला से परिचित है, लेखन कला से परिचित थे, ये भी आपको नोट कर लेना चाहिए। और मैंने आपको बताया यहाँ के लोग लेखन कला से परिचित थे। दूसरी बात, मैं एक बात और आपको बता दूं कि यहाँ के जो निवासी थे ना, यहाँ के निवासियों में एक चीज और बहुत अच्छी थी, बहुत ही कायदे और कानून के साथ में यहाँ के लोग रहते थे। और मैं आपको बता रहा था कि जो आलमगीरपुर स्थान है, आलमगीरपुर के अलावा देखिए, इसका अन्य नाम हटा दे, इसको अन्य नाम इसका परसाराम का खेरा नाम दे दिया मैंने। आपने नाम दिया, मतलब हमने नाम नहीं दिया, इतिहासकारों ने नाम दिया है। अब बात करता हूँ आलमगीरपुर पर। आलमगीरपुर में क्या क्या साक्ष्य मिले हैं? मनके, रोटी बनाने की चौकी, और आपको क्या मिली है? कटोरी के कुछ टुकड़े मिल गए हैं। ठीक, अब मैंने बात करी उन मनकों पर कौन से दो जीव जंतु हैं जिनके चित्र बने हैं। एक तो है आपका राष्ट्रीय पक्षी मोर, और दूसरी कौन है? गिलहरी। और गिलहरी से क्वेश्चन यूपीएससी 2023 आया था ना, यूपीएससी 2023 में क्वेश्चन आया था कि गिलहरी से क्वेश्चन आया था कि मतलब दो यहाँ पर स्टेटमेंट थे, दो स्टेटमेंट। ठीक, तो गिलहरी से क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में। अब आप जान सकते हैं, मैं बात कर रहा था कि आलमगीरपुर के अलावा यहाँ पर कौन कौन से आलमगीरपुर, मैंने बात करी आलमगीरपुर की, सबसे ज्यादा यहाँ पर जो साक्ष्य हैं आलमगीरपुर में ही प्राप्त हुए हैं। उसके अलावा कुछ अन्य स्थान है जहाँ पर हम बात करते हैं कि आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित हमारे जो मतलब ऐतिहासिक वो साक्ष्य है ना, वो भी हमें प्राप्त हुए हैं। मैं बात कर रहा था कौन कौन से क्षेत्र हैं, और जो कि उत्तर प्रदेश में ही है आपके। यहाँ पर आपका हुलास, बड़गांव, कौन कौन से हैं आपके? मैं बात कर रहा हूँ आपकी हुलास। हुलास आपका है सहारनपुर में, हुलास आपका है कहाँ पर? सहारनपुर में। दूसरा आप यहाँ पर लिखिए, देखिए एक नंबर लिख लीजिए आप। दूसरा है आपका बड़गांव। बड़गांव की बात करता हूँ, ये है आपका बागपत में, उत्तर प्रदेश में ही है ये। देखिए, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। आलमगीरपुर के अलावा ये अन्य स्थान है आपके, और अन्य स्थानों में उत्तर प्रदेश में ही ये सभी स्थान है। आपको मतलब नोट करना है ये सब।
तीसरे नंबर पर है आपका मानपुरा। मानपुरा लिख लीजिए, ये है आपका बुलंदशहर में, बुलंदशहर में, ठीक, ये जिले हैं। और चौथे नंबर पर आप लिख लेंगे किसको, चौथे नंबर पर लिख लेंगे कैराना, कैराना, ठीक, कैराना को लिख लेंगे। और ये कैराना आपका कहाँ पर है, शामली में। शामली सबसे पश्चिमी जिला की बात आ जाती है तो मैं बात करता हूँ जब भी। और यहाँ पर 5वें नंबर पर लिख लेंगे आप मांडी गांव। मांडी गांव की मैं बात कर रहा था, तो मांडी गांव आपका है कहाँ पर, मांडी गांव आपका मिल जाता है मुजफ्फरनगर में, मुजफ्फरनगर में। मांडी गांव आपको मिल जाएगा मुजफ्फरनगर में। तो ये आपके स्थल हो गए हुलास सहारनपुर में, बड़गांव बागपत में, मानपुरा बुलंदशहर में, और आपको कैराना मिलेगा शामली में, और मांडी गांव मिलेगा आपको कहाँ पर, मुजफ्फरनगर में। तो ये स्थल हो गए आलमगीरपुर के अतिरिक्त जो स्थान है आपके वहाँ के। इनकी मैं बात करता हूँ तो मुख्य स्थलों में ये आते हैं, मुख्य शहरों में ये आते हैं। इन स्थलों पर अलग अलग प्रकार के साक्ष्य मिले हैं। इनसे क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, मैं आपको बता दूं कि हुलास नामक स्थान, देखिए आपको जिले मिलाने के लिए आएगा, आपसे कहेगा कि हुलास किस जिले में है, बड़गांव बागपत में है, मानपुरा बुलंदशहर में है। इनके जो आमने सामने के मैच करने वाले जिले आते हैं ना, जिले वाले क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जिले वाले मैच करने वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पर कुछ विशेष चीजें नहीं है। और आपको आलमगीर से जो साक्ष्य मिले हैं उनको आपको याद रखना है, क्योंकि ये सबसे पूर्वी स्थल है हड़प्पा सभ्यता का। यहाँ से क्वेश्चन निकला भी है, पूछा भी गया है। तो आज की क्लास कैसी लगी आप सभी लोग मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और आप सभी लोग पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। आप सभी के सपोर्ट के लिए आप सभी का फिर से तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद सभी का। और अब आपकी क्लास जो है ज्योग्राफी की भी प्रॉपर वे में चलने लगी है, तो आप सभी लोग ज्योग्राफी की क्लास का भी सपोर्ट कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, आप सभी खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।